सर्विसेज है, सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है। तो आज आपके सामने मैं वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो हमारी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डायरेक्शन में की हैं, उनकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा और बाद में मैं आपको उसकी तफसीलात डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म के 6 हिस्से हैं जिनके ऊपर कल फैसले हुए। पहला हिस्सा ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी प्रमोशन कैसे होगी, उसमें तब्दीलियां की गई। दूसरा ये कि सिविल सर्विसेज के जो सरकारी मुलाजमीन हैं कि उनको रिटायर करने के कौन कौन से अख्तियारात होंगे और कैसे और किन मौके पे होंगे। उसके बाद जो हमारे बड़ी देर से एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स चले आ रहे हैं उनमें तरमीम की गई हैं ताकि जो डिसिप्लिन है सरकारी मुलाजमीन का वो बेहतर हो जाए। उसके बाद जो एमपी स्केल है, यानी कि जो सरकारी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 to 22, उसके अलावा जो सरकार में भर्तियां होती हैं एमपी स्केल में, उसकी पॉलिसी क्या है। उसके बाद जो चंद सर्विसेज हैं जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, उनकी रोटेशन जो है सूबों में जाना और सूबों से आना और बाकी सूबे रोटेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है और इसके लिए बड़ी अहम है। मैं उसके रीजन आपको बताऊंगा। और फिर ये कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी जो स्ट्रेंथ है और कितने लोग उसमें होना चाहिए उसको कम किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात पर करूंगा कि जो प्रमोशन के बारे में फैसले किए गए हैं और ऑब्वियसली इस मामले में जितने भी लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं सारे मुल्क में, उनका इंटरेस्ट है कि ये पॉलिसी जो है वो क्या बन रही है। सो पहली दफा बड़ी कैटेगोरिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटीज जो हैं उनको डिफाइन कर दिया गया। कई चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। दूसरा ये कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के बारे में कोई रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन नैब में या एफआईए में पेंडिंग है तो वो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, डिफर किया जाएगा जब तक इंक्वायरी का फैसला नहीं आता। तीसरा ये कि जहां पर कुछ केसेस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ 3 साल से ज्यादा अरसा से जेर अल्तवा है और जिनकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उनको अब इजाजत प्रमोशन बोर्ड जो है वो 3 साल के अरसे के बाद उसकी जो प्रमोशन है वो कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद प्रमोशन का जो मुख्तलिफ चीजों का जो जुज़वियात है प्रमोशन की, उनके बारे में फैसला किया गया कि जो सालाना रिपोर्ट्स होंगी उनका 40% हिस्सा होगा प्रमोशन में। जो ट्रेनिंग करेंगे सरकारी मुलाजमीन उनका 30% हिस्सा होगा और जो इवैल्यूएशन बोर्ड जो कि बोर्ड इंटरव्यू कर रहा है उसका 30% होगा। सो इसके में जो बोर्ड है उसको बल्कि ज्यादा अख्तियारात दिए गए हैं क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में यह रवाज चला आ रहा है कि हर किसी को अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है, तो इसलिए वो तखसीस करना मुश्किल हो जाता है। तो अब यह है कि बोर्ड्स को 30% जो लीवे दिया गया है प्रमोशन में, उससे उनको ज्यादा अथॉरिटी हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा बड़े अहम है कि सिविल सर्वेंट को रिटायर करना जो है वक्त से पहले वो कैसे होगा। तो उसमें डिफाइन कर दिया गया है कौन कौन रिटायरमेंट कर सकता है। मसलन एफपीएससी का चेयरमैन जो है वो BS20 और उसके ऊपर जितने अफसर हैं उनकी रिटायरमेंट के अगर इशू बनता है तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है वो करेगा। 17 से 19 सेक्रेटरी के इख्तियारात होंगे और 16 और उससे बिलो के जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके इख्तियारात होंगे। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
कि सरकारी मुलाजमत में लोग जब आ जाते हैं तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो काम करें या ना करें, ताकि उनको वो सारी उम्र गुजर जाती है। कई ऐसे लोग हैं, बेशतर तो काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं भी करते। तो अब ये फैसला किया गया है कि जो काम नहीं करते उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी। जिनकी 3 रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो अगर बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं तो वो एक ग्राउंड बन सकता है रिटायरमेंट का, कि भाई आपकी लगातार रिपोर्टें आ रही हैं कि आप अपना काम सही नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको रिटायर किया जा सकता है। या कोई शख्स है वो ग्रेड 21 तक पहुंच गया है या पहुंच गई हैं, लेकिन 3 दफा प्रमोशन बोर्ड हुआ और उनकी प्रमोशन नहीं हुई, और प्रमोशन बोर्ड ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि उनको प्रमोट किया जाए, तो वो भी रिटायर किए जा सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अफसरान के खिलाफ चार्जेस लगे करप्शन के और उन्होंने पैसे वापस कर दिए या प्ली बार्गेन कर ली और उसके बाद नौकरी भी करते जा रहे हैं। तो अब यह फैसला किया है कि जो प्ली बार्गेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करेगा तो उसके वो भी एक ग्राउंड होगा रिटायरमेंट का, और या कोई ऐसा उसका किरदार में कमजोरी हो या खराबी हो जो कि ये सारे चीजें इसलिए की गई हैं कि रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज करके देख के, ताकि सरकारी मुलाजमीन में जो काम नहीं करते या जो करप्ट है या जो जिनमें और खामियां हैं उनको उनकी छांटी की जा सके। ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल, जिनके तहत जो 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 आप समझ रहे ज़ाब्ता है सरकारी मुलाजमीन के लिए डिसिप्लिन रूल्स का, उसके तहत सारी, इसको END रूल्स कहते हैं। जो END रूल्स है वो सरकारी मुलाजमीन की जो नौकरी है उसको सारे को डिफाइन करते हैं। उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। पहला यह है कि जितनी भी इंक्वायरीज में और इन चीजों में डिले होता था उसको सारे चीजों को रिव्यू किया गया है कि डिले ना हो। उसमें से एक डिले ये होता था कि एक ऑथराइज्ड अफसर होता था और एक अथॉरिटी होता था, यानी कि ऑथराइज्ड अफसर पहले उसके पास केस आता था और फिर पेनल्टी लगाने के लिए अथॉरिटी के पास, यानी कि जो मजाज अफसर है उसके पास भेजता था। अब यह है कि ऑथराइज्ड अफसर का जो टियर है वो खत्म कर दिया गया। साथ साथ कुछ वक्त का तयन भी किया गया, टाइमलाइंस भी दी गई। अगर किसी को कोई चार्ज, किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है और आप उसको चार्ज करते हैं कि भाई, तो 14 दिन में उसका जवाब देना होगा, और इंक्वायरी कमेटी जो है उसको 60 दिन में फैसला करना होगा। ये नहीं कि साल तक इंक्वायरियां चल रही हैं, ऐसे नहीं होगा। 60 दिन में फैसला करना होगा, और जिसने उसको पनिशमेंट देनी है, जो अथॉरिटी है, जो मजाज अफसर है, वो 30 दिन के अंदर अपना फैसला। अगर आप इस सारे का हिसाब लगाएं तो 60 और 30 90 और 15, तो 105 दिनों में इंक्वायरी की शुरू होने से आखिरी फैसला होने तक वो सारी चीजें हो जाएंगी। इस दफा वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि प्ली बार्गेन करने वाला रिटायर भी किया जा सकता है और वॉलंटरी रिटर्न वाले को भी रिटायर, लेकिन यहां पे एक और चीज ऐड की गई है कि जो बंदा जिसके ऊपर चार्ज लगता है वो पैसे वापस कर देता है या प्ली बार्गेन करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। एक शख्स जो है वो अपना तस्लीम कर रहा है कि उसने गड़बड़ की है और वो पैसे वापस करता है और उसके बाद मजे कर रहा है, वो नहीं होगा। अब उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद ताकि इंसाफ हो, आखिरी फैसला करने से पहले अथॉरिटी जो है जिसने आखिरी फैसला करना है रखने का या नहीं रखने का, वो उनको मौका देगा कि वो उनके सामने पेश हों
और जिसको पर्सनल हियरिंग कहते हैं उसका मौका जो है वो दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर एक शख्स के खिलाफ मल्टीपल चार्जेस हैं कि उसने ये भी किया है बुरा, ये भी बुरा किया है, तो पहले ये होता था कि 6 इंक्वायरियां इकट्ठी शुरू हो जाती थी। अब वो एक इंक्वायरी में सारी चीजें जो है इकट्ठी हो जाएंगी। वो 6 इंक्वायरियों की वजह से मामला जो था वो लेट हो जाता था, डिले हो जाता था। अब क्लब हो जाएगा और क्लब करके एक अफसर जो है उसको, और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस के ऑफिसर्स हैं जो सूबों में नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में ये होता था कि अगर उनसे कोई अगर कोई गलत काम हुआ है तो चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करता था। लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं करता और 2 महीने गुजर जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी कर सकती है। फिर एमपी स्केल पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। जो एमपी स्केल पॉलिसी है उसके भी मुख्तलिफ जुज़वियात हैं। बुनियादी बात यह है कि उसकी जो रिक्रूटमेंट है उसका तरीकाकार वज़ा किया गया है कि अगर आप इश्तिहार भी दे सकते हैं और वैसे पता भी करा सकते हैं। अगर आपको अच्छा बंदा कहीं से मिलता है तो उसको ढूंढ के ला सकते हैं। अगर आप में से कोई अच्छा है तो हम उनको ला सकते हैं। उसके बाद जो टाइम पीरियड है एमपी स्केल में वो 2 साल से 3 साल का कर दिया गया है और उसमें एक कमेटी बनाई है जो कि उसको 3 साल से आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो एक रोटेशन पॉलिसी है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो शायद आम लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 ऐसी सर्विसेज हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तान पुलिस सर्विस, जो कि वफाक में भी नौकरी कर सकते हैं और सूबे में भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन देखा यह गया कि लोग जो थे वो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल एक ही सूबे में बैठे रहते थे, बल्कि वफाक में तो बड़े कम लोग आते थे। तो अब एक रोटेशन पॉलिसी बनाई गई कि जो सूबे में कहीं जाएगा उसके टाइम मुकर्रर किए गए हैं और वो सारे मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन मोटी बात यह है कि एक ही सूबे में जो है वो नौकरी एक लिमिट से ज्यादा नहीं की जा सकेगी और वफाक में भी आके नौकरी करनी लाजमी होगी। उसकी लिमिट है जी, पहले शुरू में 3 साल की एलोकेशन होगी और 2 साल के लिए हार्ड एरियाज जिनको कहते हैं, जब मुश्किल जगह पे वहां जाना पड़ेगा। और कोई भी अफसर किसी भी सूबे में 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। जब 10 साल मुकम्मल होंगे तो उसके बाद वहां से वो ट्रांसफर हो जाएगा। और जो प्रमोशन है वो रोटेशन पॉलिसी से लिंक कर दी गई है। अगर कोई अफसर जो है वो रोटेट नहीं होता या किसी सूबे में बैठा रहता है तो फिर वो प्रमोशन जो है वो ग्रेड 21 में प्रमोशन जो है नहीं होगी। और ये पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से लागू कर दी गई है। उसके बाद जो आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो स्ट्रेंथ है, काडर स्ट्रेंथ है, उसको कम कर दिया गया है ताकि और सर्विसेज जो है उनको भी मौका मिले मुख्तलिफ नौकरियों का। तो ये जो मुख्तलिफ हमने इक़दामात वफाकी काबीना ने कल मंजूर किए हैं, इनका ताल्लुक सरकारी मुलाजमीन की नौकरी की शराइत जो है और डिसिप्लिन और इन चीज़ों के बारे में है, रोटेशन के बारे में है। लेकिन ये बड़ी की चीज़ें हैं क्योंकि हुकूमत का सारा निज़ाम जो है उनके कारिंदों के मुताबिक चलता है और अगर कारिंदों के बारे में पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो उसका काम जो है वो सही नहीं होगा। जो हमारी कैबिनेट कमेटी है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, हम हर हफ्ते मिलते हैं और आइंदा से मैं आपको वक्तन फवक्तन
उसके बारे में ब्रीफ भी करता रहूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम स्टडी भी कर रहे हैं, फैसले भी कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि निज़ाम हुकूमत जिसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं उसको दुरुस्त करना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये ज़ाती उसमें दिलचस्पी भी है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो काम हुआ है उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की है। इस सिलसिले में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, और उसके अलावा भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी। ये बताइए कि जो अभी आपने सारी ये जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें जी। इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने हुकूमत ने कोई वर्कआउट कर दिया है कि इसमें कितने लोग इस जुमरे में यानी आ रहे हैं, उनकी कोई तादाद बताएंगे ये जो, और फिर उसके बाद कोई नए लोगों की तादाद को भर्ती करेंगे या लोग फारग हो जाएंगे? ये जो कवानीन बनाए गए हैं और ये जो तब्दीलियां की गई हैं ये अमूमी तौर पे की गई हैं, यानी कि डिसिप्लिन अगर किसी के पास के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो वो 105 दिनों में मुकम्मल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो साल साल लटकी रहे। लेकिन अगर किसी प्रमोशन होनी है तो उनको वफाक में भी नौकरी करनी पड़ेगी और सूबों में भी करनी पड़ेगी। अगर कोई और ऐसा मामला आता है, MP स्केल है, उसकी प्रमोशन के रूप, सो ये सारे जो है ना निजामत कार जो है सरकारी मुलाजमत का, उसके बारे में इंडिविजुअल्स के बारे में डेटा मेरे पास इस वक्त नहीं है। सर ये बताएं कि रिटायरमेंट की उम्र कम करने के हवाले से मुख्तलिफ जमहूरियाँ चलती हैं, क्या उस बारे में भी आपकी कमेटी कोई सिफारिशात तैयार करेगी? और दूसरा जो पेंशन खत्म करने की, और ये दोनों पॉइंट्स हैं ये बताएं कि पेंशन खत्म करने के हवाले से भी कोई प्रपोजल है? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि पेशावर की जो जामियात है उसमें जो नए असातिज़ा को भर्ती किया गया उनको भी पेंशन खत्म करने का नोटिफिकेशन दिया गया, क्या इसमें कोई सदाकत है, ऐसा कुछ है? देखिए जी, दो अलग चीज़ें हैं जो कि आपने कहा कि रिटायरमेंट एज के बारे में ऐसा कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, बल्कि कम करने के बजाय एक तजवीज़ मुख्तलिफ जगह से ये भी आई थी कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए और उसको 65 तक कर दिया जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ लोगों की सेहत बेहतर हो रही है। वो इसलिए कि जो आपकी जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं वो बढ़ रही है मेडिसिन की वजह से, लेकिन अभी इस किस्म का कोई चीज़ जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। जहाँ तक पेंशन का ताल्लुक है, जो अभी तक पेंशनेबल सर्विसेज हैं उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन हालत ये बनती जा रही है कि पेंशन का जो बोझ है बजट पे वो इतना बढ़ रहा है कि अब वो तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गया है। तो इसलिए ये जरूर स्कीम्स ज़ेर गौर हैं कि पेंशन रिफॉर्म्स क्या की जा सकती हैं, कि क्या किया जा सकता है कि जिसके तहत पेंशन का जो मामला है, और जामियात की आपने बात की, जो नए लोग रिक्रूट होंगे, हो सकता है, मुझे उसकी एग्जैक्ट तफसील तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जामिया पेशावर ने यह फैसला किया हो कि जो नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं उनको पेंशन फंड या कोई नई पेंशन स्कीम के तहत रखा जाएगा, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत नहीं रखा जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ACR किसी भी अफसर की तरक्की या उसकी कारकर्दगी के हवाले से बड़ी अहम चीज़ होती है उसकी ACR। जैसे आपने कहा कि इसको सिर्फ उसको वो ठीक हो गए उसकी बेस पर नहीं होगा, बोर्ड को इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन ACR जानबूझकर खराब भी कर दी जाती हैं, तो इसको किस तरह देखा जाएगा सर? देखें जी, जो तो कार्रवाई करने के प्रोग्राम जो बात अप्रूव की गई है वो तो ये है कि अगर लगातार 3 ACR किसी अफसर की अगर खराब आती हैं तो इसका मतलब ये, और वो ऑब्वियसली 3 ACR एक अफसर की तरफ से भी लिखी जा सकती हैं, एक से ज़्यादा भी लिखी जा सकती हैं, और फिर इसका अपील प्रोसेस भी है। अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो पूरा एक सर्विसेज ट्रिब्यूनल है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई शख्स काम भी ना करे और उसको रिटायर करने का कोई तरीका ना हो। अब जो है वो पूरा एक तरीकाकार वज़ा कर दिया गया है कि अगर 3 ACR खराब होंगी तो फिर रिटायर किया जा सकता है, अगर प्ली बार्गेन किया रिटायर किया जा सकता है, अगर वॉलंटरी रिटर्न की यानी कि खुद पैसे वापस कर दिए
जो करप्शन का इल्जाम है तो रिटायर किया जा सकता है। तो ये वो आप समझें कि ऐसे लोगों की छांटी करने की जरूरत जहां महसूस होती है कारकर्दगी के ना होने की वजह से, वो अपॉर्चुनिटी जो है इन कवानीन ने दी है। तालीम के बारे में भी अगर पूछना चाहते हैं जरूर पूछ सकते हैं। आपने ये फरमाया कि जो ऑफिसर पैसे वापस कर देंगे, पैसे वापस करने के बाद भी उसकी इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में अगर वो मुजरम बरदारा जाता है तो फिर वो काबिल सजा भी होगा, काबिल सजा होगा जी। ठीक है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी इदाराजाती इस्लाहात बनाई है और कमेटी का मकसद इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के लिए रोटेशन पॉलिसी बनाई गई है। रोटेशन पॉलिसी पर अमल न करने वाले मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक फ़ैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक कहा कि रेफरेंस नैब में ज़ेर तफ्तीश है तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी। इंक्वायरी कमेटी 60 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करेगी।